बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 327 फंक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर तलत नज़ीर। आज हम लेक्चर नंबर 16 शुरू करेंगे, जिसके अंदर हमारा जो मेजर टॉपिक होगा वो होगा ऑपरेटर ऑन फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस के ऑपरेटर किस तरह से परफॉर्म करते हैं फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस के ऊपर। कि अगर आपके पास दो स्पेसेस हैं, एक्स भी एक फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस है, वाई भी एक फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस है, और एक आपके पास कोई ऑपरेटर टी है जो इस स्पेस को स्पेस पर मैप करता है, तो वो किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करता है। इससे पहले भी गुज़श्ता लेसन्स में हमने ना फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस को स्टडी किया और हमने देखा कि कितनी यूजफुल और नाइस प्रॉपर्टीज हैं फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस की। फॉर इंस्टेंस कि अगर आपका कोई भी ऑपरेटर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में बाउंडेड होता है, लीनियर ऑपरेटर अगर बाउंडेड हो तो वो कंटिन्यूस होता है, और इसी तरह अगर वो कंटिन्यूस है तो वो बाउंडेड है इफ एंड ओनली इफ। सेकेंडली कि आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस पर अगर कोई फंक्शन सिर्फ एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो इट इज कंटिन्यूस ऑन द एंटायर डोमेन, वो पूरी की पूरी स्पेस के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी हमने यूजफुल प्रॉपर्टीज देखी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस की, जिस तरह कि आपके पास कोई लीनियर ऑपरेटर है वो इस फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस को एक्स से वाई पर मैप करता है, तो आपके पास उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है इन केस के आपके पास उनकी डायमेंशन सेम हो। तो इस तरह फाइनाइट डायमेंशनल में जो लीनियर ऑपरेटर है वो हमेशा जीरो को जीरो पर मैप करता है। और इसके अलावा काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट खुसूसियात हमने देखी इन्वर्स के हवाले से भी जो है वो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स की। तो आज हम ना फोकस करेंगे ऑपरेटर्स ऑन फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस। तो एक्चुअली दी कोर्स आउटलाइन को जिस तरह से हमने आज के कोर्स की डिजाइन की है कि आज के लेसन में हम नॉर्मली ऑपरेटर ऑन फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे, एंड फर्दर देन डायमेंशंस ऑफ डुअल स्पेसेस कि डुअल स्पेसेस की क्या डायमेंशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू द फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। और फर्दर अब हमने डुअल स्पेस को भी फर्दर स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने ना अलजेब्राइक डुअल स्पेस को पढ़ा था, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ऐसे तमाम जितनी भी फंक्शनल्स हैं उनकी कलेक्शन जो है वो आपके पास एक जो है अलजेब्राइक डुअल स्पेस आपको प्रोवाइड करती है। और हम ये भी देख चुके हैं कि वो बाउंडेड भी होती है, वो लीनियर भी होती है। फर्दर मोर ओवर कि वो आपके पास जो स्पेस होती है उसके अंदर और भी ये खुसूसियत पाई जाती है कि वो पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस भी है। अब आज हम ना फोकस करेंगे कि डुअल स्पेस जो है उसकी डायमेंशंस क्या होती है अकॉर्डिंग टू द फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस। के आपके पास अगर कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस हैं उसके ऊपर जितने भी आपके पास लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं उनकी कलेक्शन आप लेते हैं तो वो एक डुअल स्पेस कहलाती हैं, उनकी डायमेंशंस क्या होगी। एंड देन अलजेब्राइक रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टीज, एंड फाइनली वी शैल स्टडी अबाउट सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड वी सॉल्व देम। कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे इससे रिलेटेड टॉपिक के और इनको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फोकस ऑन द फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस के ऊपर जो ऑपरेटर आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस जो होते हैं आर सिंपलर देन इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस। कि आप इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस पे देखें ना आपके पास जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी जो है कुछ और खुसूसियत होती है, फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस पे कुछ और। ये थोड़ा सा आपको ज्यादा जो है वो इजी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, आप इजीली वर्क कर सकते हैं इन स्पेसेस के ऊपर। एंड इट इज नेचुरल टू आस्क व्हाट सिंप्लीफिकेशन दिस entails with respect to the linear operators and functionals defined on such spaces। अगर आप इन स्पेसेस के ऊपर कोई फंक्शनल या कोई ऑपरेटर डिफाइन करते हैं तो वो अपनी कंडीशंस को बड़ी खूबसूरती से और बड़े यूजफुल मैनर से सेटिस्फाई करती हैं अकॉर्डिंग टू द इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस। अगर आप देखें तो वहां पर कुछ वर्क इतना आसान नहीं होता। फॉर इंस्टेंस कि आप जिस तरह अगर ग्रुप थ्योरी में देखें तो फाइनाइट ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा है, वहां पे काम करना आसान होता है निस्बत इनफाइनाइट ग्रुप जो है सेट्स जो भी आपके पास इनफाइनाइट ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास जो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस है, फॉर इंस्टेंस आर एन आप ले लें या और कोई फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस सी एन ले लें, तो वहां पर वर्क जो है और लीनियर ऑपरेटर्स और लीनियर फंक्शनल्स जो हैं वो अपनी जो इस्लाहात हैं वो बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं और उनको ऑपरेट करना उनको यूजफुल उनको जो है उनका यूजेज बड़ा आसान है हमारे पास। इस तरह जहाँ पे उनकी रिफ्लेक्सिविटी कंडीशन आइसोमेट्री को हम देख सकते हैं, दे आर वेरी यूजफुल इन मैनर्स। सो दिस इज द क्वेश्चन टू बी कंसिडर्ड एंड आंसर विल क्लैरिफाई कि आपके पास द रोल ऑफ फाइनाइट metric is connection with linear operator as well as the structure of algebraic dual space x star जिसे हम कहते हैं on a finite dimensional vector space x। यानी कि ये बड़ी यूजफुल बात है कि आप देखें क्या स्ट्रक्चर आपको मिलता है
और दूसरी सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि हम देख चुके हैं फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में हर एलिमेंट जो है ना उसके करस्पॉन्डिंग आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस जरूर मिलती हैं कि हर एलिमेंट आप उनसे जो है अटेन कर सकें। और जब लीनियर ऑपरेटर की हम बात करते हैं फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस पर, तो लीनियर ऑपरेटर आपको एक मैट्रिसेस प्रोवाइड करता है, ऐसी मैट्रिसेस जो किसी वेक्टर पर अप्लाई करते हैं तो योर आंसर इज अगेन अ वेक्टर। किस तरह से वो अभी हम आज के टॉपिक में देखेंगे। और फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस पे यानी कि हम ऑलरेडी ये रिजल्ट पढ़ चुके हैं कि हर एलिमेंट के लिए आपको बेसिस जरूर मिलती हैं। Rn की बेसिस जिस तरह En स्टैंडर्ड बेसिस हैं, बेसिस एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। हर एलिमेंट की यूनिक रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, ये हम पिछले लेसन्स में डिस्कस करते हैं। यू कैन जस्ट रिकॉल सच थिंग्स एंड you can go through about the today lesson. So for instance आज हम स्टडी करते हैं लीनियर ऑपरेटर्स जिस तरह के आपके पास ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। कि आपके पास ना लीनियर वेक्टर्स जितने भी ये लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं, देखें एक्चुअली हो रहा क्या है कि आपके पास ना कोई ऑपरेटर टी है, आप किसी वेक्टर एक्स पर जब इसको अप्लाई करते हैं सो यू विल गेट सम अदर वाई, ये आपके पास एक ऑपरेटर है। तो होता क्या है, हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि टी आपके पास एक मैट्रिक है, दैट इज सम n क्रॉस m मैट्रिक्स। और आपके पास ये कोई वेक्टर है जो कि आपके पास ना m क्रॉस 1 वेक्टर है, ठीक है, हम इसको कह देते हैं दैट इज सम x। और ये आपके पास कोई जो है वो मैट्रिक है, दैट इज इसकी टा जो है m n एंट्रीज हैं आपके पास इस फॉर्म में। जब ये इसके ऊपर इंप्लाई होगा तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, कोई वेक्टर y आएगा जिसका ऑर्डर, जो कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या लीनियर अलजेब्रा की एप्लीकेशंस देख चुके हैं। सो व्हाट अबाउट दिस, इट्स सम n क्रॉस 1 वेक्टर, और आपके पास ये कोई y वेक्टर आपको मिल जाएगा। अगर स्पेस फाइनाइट है तो हर x की आपको एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको एक मैट्रिक t जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर मिलेगा जो इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू कैन गेट सम आंसर y। अगर y भी आपका फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस है तो y की भी एक आपको यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिलेगी अकॉर्डिंग टू इट्स बेसिस, और इसकी बड़ी यूजफुल एप्लीकेशंस है जिसको हम आज के अपने टॉपिक्स में देखेंगे। सो हियर one can represent in the terms of matrices, जिस तरह मैंने आपसे यहाँ पे शेयर किया, explained below. In this way matrix becomes the most important tools. अब ये matrix आपके पास एक बहुत important tool है for studying the linear operators in the finite dimensional case. अब यहाँ पर आप याद रखें कि आपने मैट्रिसेस भी पढ़ा था कि मैट्रिसेस जो है वो आपका एक लीनियर ऑपरेटर होता है, क्योंकि मैट्रिक्स लीनियर प्रिजर्विंग है कि आपकी ये मैट्रिक्स टी जो है आप ले रहे हैं, अगर आप दो जो है टी जब भी किसी दो वेक्टर्स यानी कि एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर पे अप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स हैव द रूल कि वो पहले वेक्टर पे भी अप्लाई होगा, दूसरे वेक्टर पे अप्लाई होगा। इसी तरह ये मैट्रिक्स ऑपरेटर में ये खूबी है कि किसी भी अल्फा एक्स के लिए आप इसे लेते हैं, देन यू गेट द अल्फा टाइम्स द टी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू योर फील्ड। आप कोई भी फील्ड में इसके एलिमेंट में से इसको पिक करते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मैट्रिसेस। सो मैट्रिसेस जो है फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस पर भी इस तरह रोल प्ले करता है कि इट्स जस्ट अप्लाइंग ऑन some vector and you get the vector on same space or other space जो कि y space आपके पास है। तो अब ये क्या है, हम ओवरऑल स्टडी करने जा रहे हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलता है। लेट x and y be two finite डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस, दो आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस हम फिक्स कर लेते हैं x भी और y भी, जिसके ऊपर हम एक ऑपरेटर डिफाइन करते हैं t जो कि इस x सेट को y के ऊपर मैप करता है। अ लीनियर ऑपरेटर, ये लीनियर भी है, यानी कि आपको लीनियर की कंडीशंस क्लियर हैं कि जो दो प्रॉपर्टीज हैं वो ये सेटिस्फाई करता है। फर्दरमोर वी चूज अ बेसिस e सेट, इसके अंदर ये बेसिस मौजूद हैं फॉर e1 e2 अप टू en फॉर x के लिए, यानी कि क्या मतलब है, x का हर एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से ऑब्टेन हो सकता है। यानी कि आप कोई भी x यहां से लेते हैं ना इस सेट x से, तो इस x की रिप्रेजेंटेशन आपको एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिलती है कि आप अल्फा 1 के साथ ये जो आपका e1 है इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस अल्फा 2 आपको एक पास एक और कोई स्केलर होगा, आप e2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस सो ऑन। ये n डायमेंशनल है तो अल्फा n स्केलर आपको मिलेगा कि आप इसके साथ en को मल्टीप्लाई करें तो आपका ये एलिमेंट मिल गया। ठीक है जी, जिस तरह आप आर स्क्वायर में देखें, आर स्क्वायर का आप कोई भी एलिमेंट लें x, y, तो वो स्टैंडर्ड बेसिस आपके पास क्या हैं, आप अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मैं सिंपल कह देता हूँ x के साथ किसी e1 को मल्टीप्लाई कर दें प्लस y के साथ e2 को। फॉर एग्जांपल हेयर आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस अगर मैं कहूँ e क्या है 1 0 और प्लस y क्या जो है y सेम है, e2 क्या है 0 1। सो दे आर द टू स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, आपके पास ये बेसिस बहुत सारी होती हैं लेकिन दीज आर द स्टैंडर्ड बेसिस। इसकी रिप्रेजेंटेशन से आप हर x y जो है वो किसको बिलोंग करता है, आर स्क्वायर को। आर स्क्वायर का हर एलिमेंट्स आप इस फॉर्म में अटेन कर सकते हैं इन दो बेसिस की मदद से। तो यहाँ पे आपके पास e1 e2 up to en, they are the basis for x
कि x की बेसिस हैं कि इसके अंदर सिर्फ आपके पास सिर्फ उतने ही एलिमेंट्स मौजूद हैं जो x स्पेस को जो है वो प्रोसीड कर सकें, x स्पेस का हर एलिमेंट इससे स्पैन हो सके। और दूसरी बात है कि आप यहाँ पे देखते हैं बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, E1 से En तक, यानी कि n एलिमेंट्स। तो आप यहाँ से ऑब्टेन कर लें कि x की डायमेंशन आपके पास n है। हमेशा बेसिस के अंदर उतने ही एलिमेंट्स होते हैं जितने कि आपके पास उस सेट की डायमेंशन है, x की डायमेंशन है। अगर आप उससे ज्यादा होंगी तो वो आपके पास एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिस के वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, लेकिन बेसिस के एलिमेंट्स हमेशा आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। E1 E2 इनसे आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी कि अगर आप इनका प्रोडक्ट भी करें तो योर आंसर इज ऑलवेज द जीरो डॉट प्रोडक्ट। लेकिन दूसरी अगर आप प्रॉपर्टीज में देखें इनके लिए स्टैंडर्ड बेसिस के लिए, वो ये है कि ये जो हैं आपस में डिपेंड नहीं करते। अगर कोई आपके पास रिप्रेजेंटेशन इक्वल टू जीरो आती है तो उसके लिए तमाम अल्फा आईज मस्ट भी जीरो आपके पास होंगे, जिस तरह कि ये आपके सामने मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखी कि जीरो की रिप्रेजेंटेशन के लिए तमाम अल्फा 1 अल्फा 2 दे ऑल आर जीरो ओनली, कि कोई और इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा जीरो के लिए। फर्दर मोर कि आप एक और सेट बी डिफाइन करते हैं फॉर द बेसिस ऑफ वाई के लिए, वहां पे आपके पास B1 B2 B3 अप टू BR मौजूद हैं कि वाई की डायमेंशन आपके पास R है, यहाँ पे आपके पास R इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मौजूद हैं जो कि पूरी की पूरी वाई स्पेस को स्पैन करते हैं विद द वेक्टर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर विच वी कीप फिक्स्ड। तो इसके अंदर नंबर ऑफ वेक्टर्स मौजूद हैं जो हमने फिक्स कर लिया, यानी कि E सेट के अंदर आपके पास n वेक्टर्स हैं, while in B set we have the R vectors. Now for every x we have a unique representation. फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस का हर एलिमेंट इन ही वेक्टर्स, इन ही जो बेसिस के एलिमेंट्स हैं इनकी यूनिक रिप्रेजेंटेशंस में ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर देखें x इक्वल टू द xi1 e1 प्लस xi2 e2 प्लस xin en आपके पास एक इस फॉर्म में मिल गया। नाउ t आपके पास लीनियर ऑपरेटर है, वो क्या करेगा, अगर t इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो आपके पास tx यहाँ पे आ जाएगा। लेट अस से दैट इट इज y, बिकॉज ty आपके पास किसका एलिमेंट होता है, इस सेट y का। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि y को लिख लेते हैं tfx के, तो t ऑपरेट किसके ऊपर होगा, इस तमाम समेशन के ऊपर होगा, यानी कि समेशन फ्रॉम 1 टू n xi I ei आप कह देते हैं, या समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू n xi के e के। अब t चूंकि लीनियर है तो t क्या करेगा, t ऑपरेट होगा हर टर्म्स के ऊपर, और जो स्केलर हैं वो आपके पास कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, यानी कि जस्ट वी अप्लाई द लिनियरिटी ऑफ द ऑपरेटर t। तो लिनियरिटी आपके पास इस फॉर्म में आपको वैल्यू दे देगी, यानी कि y की ये रिप्रेजेंटेशन दे देगी कि वो tx जो एलिमेंट y है उसकी भी एक आपके पास रिप्रेजेंटेशन मिल गई। कैसे कि आप देखें यहाँ पे इट इज समथिंग दैट xi1 te1 प्लस xi2 te2 प्लस अप टू सो ऑन, आपके पास कितने n एलिमेंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्लस xin ten। तो ये आपको एक और रिप्रेजेंटेशन मिल गई, यानी कि अगर आपको x की यूनिक रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट हमेशा करती है क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस है, तो y जो आपके पास ऑपरेट होगा t के साथ वो भी आपको एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन दे लेगा। और हम इस te1 का कोई नाम भी रख सकते हैं, फॉर इंस्टेंस के वन कैन से दैट इट्स सम नेम, यानी कि te1 को आप yk का नाम दे दें तो आपको एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन मिल गई। सिंस आप देख सकते हैं ये आपके पास x की रिप्रेजेंटेशन है, एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, y की वी अटेन अनदर रिप्रेजेंटेशन। तो वी हैव द फर्स्ट रिजल्ट्स, t इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ द इमेज yk इक्वल टू tak ऑफ n बेसिस वेक्टर्स e1 e2 अप टू er आर प्रिस्क्राइब्ड। अगर आपके पास यहाँ पर भी n नंबर ऑफ बेसिस हैं t के लिए तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो हमेशा यूनिक होगी, यानी कि अगर दोनों की डायमेंशंस सेम है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, दोनों की बेसिस n वेक्टर्स के लिए सेम है, तो उनकी जो t की रिप्रेजेंटेशन आपके पास मिलेगी वो भी जो है वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि आपके पास x की जो है वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन आती है हमेशा से। सिंस y एंड आपके पास दूसरा क्या है, yk इक्वल टू tek आर इन y, यानी कि ये दोनों y के एलिमेंट्स हैं, y भी आप ले रहे हैं और y के जो भी आप इसके करस्पॉन्डिंग एंट्री ले रहे हैं, दे हैव द यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्म कि y क्या आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। देखें y आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस की आपको यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिलती है, फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है वेक्टर स्पेस, तो y की आपको क्या स्पेस में इसकी y की आपको क्या मिलेगी रिप्रेजेंटेशन, दैट इज समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू r ईटा j bj, और इसी के करस्पॉन्डिंग t आपके पास e, वेयर te क्या है e के, कि आपने हर te के ऊपर अप्लाई किया, तो दैट इज समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू r टाउ j के bj। अब देखें ये टाउ क्या है, इट्स
यू विल सी दैट कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स फॉर्म है, क्योंकि टी जब भी आपके पास ऑपरेट होगा किसी भी ई के ऊपर तो एक मैट्रिक्स जो है वो वर्क करेगी, जो आपके पास ना उसकी हर टर्म जो है वो हर बी जे के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगी, यानी कि आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं, वेक्टर्स को ऐड भी कर सकते हैं, जिसकी नाइस प्रॉपर्टी आपके पास ऑब्टेन होती है। यानी कि जिस तरह आपके पास x जो है, हर x के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन है, समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू n। आपके पास यहाँ पे क्या है जी, आपने कहा एक्साई k और आपके पास यहाँ पे ई के, ये आपके पास x की रिप्रेजेंटेशन है। सो tx जब आप लेते हैं तो tx भी आपको एक रिप्रेजेंटेशन देता है, समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू n। चूंकि t लीनियर है तो आप यहाँ पे एक्साई k भी बाय ले आ सकते हैं समेशन के अंदर, और आपके पास यहाँ पे t आपके पास e के फॉर्म में आपको मिल गया। अब ये t e के क्या है आपके पास, इट्स द रिप्रेजेंटेशन, इट्स दिस रिप्रेजेंटेशन। ये कैसे ऑब्टेन होती है इसके बारे में अभी हम देखेंगे कि हाउ वी कैन से दैट दिस समेशन e के इज फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू r टाउ जे के ऑफ बी जे। ये आपके पास यही बी जे है और साथ ही इसकी रिप्रेजेंटेशन है जो टी ऑपरेट होता है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आपके पास ये जो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, ये जो लीनियर ऑपरेटर सिंपल होता है फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में, ये एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देता है। तो आप देखेंगे कि आपको यही मैट्रिक्स फॉर्म में मिलेगी। इसकी वजह क्या है कि आपके पास वो y जो है वो क्या है टी एक्स की, और टी एक्स की वैल्यू क्या है, समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू n एक्साई के टी ई के। और टी ई के की अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखें तो वो आपके पास समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू r टाउ जे के बी जे फॉर्म है इसकी। एक्साई के आपके पास कॉमन है, चूंकि ये लिनियरिटी की वही प्रॉपर्टी हमने यूज की, उसको सब्स्टिट्यूट किया। और फर्दर वन कैन सी दैट, देखें ये समेशन की हर टर्म के साथ ये एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वन कैन सी दैट कि आपके पास बी जे यहाँ पे हर एक के साथ कॉमनली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। एंड वी कैन राइट समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू r फॉर टाइम्स समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू r टाउ जे के एक्साई के टाइम्स बी जे। आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन हमें इस फॉर्म में मिल जाती है, जहां पे ये एलिमेंट आपके पास क्या है, दिस इज सम टी ई के, ये आपके पास टी ई के की वैल्यू है। अब टी ई के क्या है, वही मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है कि आपके पास मैट्रिक्स हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है। इसकी आप फर्दर ये कई इसके एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं, कुछ हम प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज में भी देखेंगे। एंड फर्दर मोर आप इससे रिलेटेड काफी सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा में भी और वैसे भी सेल्फ बेस भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सिंस बी जे फॉर्म्स आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ये आपके पास बी जेस क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, क्योंकि वाई के लिए आपके पास बेसिस क्या है, B1 B2, ये आपके पास बेसिस हैं सेट Y की, तो बेसिस हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट आपको प्रोवाइड करती हैं सारी की सारी। द कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच BJ ऑन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड मस्ट बी द सेम। यहाँ पे आपके पास ये वाला कोएफिशिएंट और ये वाला कोएफिशिएंट हमेशा सेम होगा। एंड देन व्हाट वी कंक्लूड, अगर आप इससे कंक्लूड करें तो ये आपका समेशन जो है, यानी कि ये दोनों टर्म्स आपके पास हमेशा से सेम होंगी। कौन सी वाली, अगर आप ये फोकस करें, ये दोनों टर्म्स, क्योंकि बीजे हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो बाकी इसका मतलब है ये टर्म सेम है। समेशन आप इसको भी आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट, एंड वन कैन अटेन द वैल्यू ऑफ ईटा जे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईटा जे अकॉर्डिंग टू दिस, इट इज द समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू n टाउ जे के टाइम्स ईटा या एक्साई k, वेयर j इक्वल टू 1 टू r। ये आपके पास वही j की जो रिप्रेजेंटेशन है हमने यहाँ से अटेन कर ली। तो आपके पास ये ईटा आपको यहाँ से मिल जाएगा कि y के लिए कौन सा ईटा एग्जिस्ट करता है। तो आप देखें कि y क्या है, एक्चुअली y आपके पास ये tx है, x की रिप्रेजेंटेशन हमने देखी, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या हुआ कि ईटा आपको मिल गया जो कि बीजे के साथ है, यहाँ पे यूज हो रहा है। और ये ईटा जे क्या है, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। मैट्रिक्स के हर एलिमेंट देखें, जे और के को आप लेना, एक तरफ रोज और एक तरफ कॉलम आपको मिलेंगे, और वो हर जो है एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई अप टू k के लिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हर वेक्टर के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इट्स अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो आपका फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में जो मल्टीप्लिकेशन होती है, ये जो ऑपरेटर किसी वेक्टर पे अप्लाई होता है, इट्स अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कि वो आपका मैट्रिक मल्टीप्लाई होती है किसी वेक्टर के साथ, देन यू गेट अनदर वेक्टर, आप दूसरा वेक्टर राइट हैंड साइड पर अचीव करते हैं या अटेन करते हैं। सो दिस यील्ड्स आवर नेक्स्ट रिजल्ट, ये आपके को क्या रिजल्ट देता है कि आपके पास y जो है वो tx जो हमने अटेन किया, इमेज की ऑब्टेन किया किसका, x का, इज इक्वल टू द समेशन फ्रॉम ईटा जे बी जे ऑफ x इक्वल टू एक्साई के
ई के, आपके पास एक्स आपके पास अगर ये फॉर्म है, देखें एक्स आपके पास ये फॉर्म है, इस एक्स के लिए आप जो भी टी एक्स का इमेज ऑब्टेन करते हैं दैट इज समेशन फ्रॉम बीटा जे बी जे, समेशन जे कि आपका वही j इक्वल टू 1 टू r आपने वो जो लिया हुआ है, और एक्साई जे हमने देखा एक्साई जे इज द समेशन फ्रॉम टाउ जे के टाइम्स आपके पास ई जे फॉर्म है, तो वो ही आपके पास रिप्रेजेंटेशन लेकिन विद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एंड इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 4, वो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 4 है इससे हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं ईटा जे की वैल्यू को। नोट द अनयूजुअल पोजिशन ऑफ द समेशन इंडेक्स j ऑफ टाउ जे के इन 3b, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3b है, यहाँ पे आप टाउ जे के की एक नोटेशन ऑब्टेन करते हैं, ये एक्चुअली है क्या, विच इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अराइव एट द यूजुअल पोजीशन ऑफ द समेशन इंडेक्स इन 4, समेशन इंडेक्स इन 4 में आपके पास वही यूजुअल पोजीशन आपने अटेन की यहाँ पर, और ये है कि आपके पास द कोएफिशिएंट्स इन 4 फॉर्म ए मैट्रिक्स, ये आपके पास एक मैट्रिक्स फॉर्म है, जिस तरह कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि जब आप कोई भी ऑपरेटर यानी कि टी के किसी वेक्टर पे अप्लाई होती है फाइनाइट डायमेंशनल के, तो आपके पास कोई एलिमेंट y आता है, तो ये टी आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है जो x के हर एंट्री के ऊपर x आपके पास वेक्टर है तो उसके हर एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होती है, तो हर एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट करने के लिए इट मस्ट बी सम मैट्रिक, इट मस्ट बी सम टाउ ऑफ जे के, ठीक है। तो ये आपके पास टाउ जे के ऑब्टेन हो रहा है, द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म ई बी, ई क्या है आपके पास, दीज आर द बेसिस सेट, हमने जो डिफाइन कर चुके हैं, ई में आपके पास ना E1 E2 ये बेसिस हैं x की, और B क्या है, बेसिस हैं y की, यानी कि जिसमें आपके पास B1 B2 आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मौजूद हैं सेट y के, तो T आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें टाउ j के एंट्रीज मौजूद हैं जो कि आपके पास हर वेक्टर के ऊपर एम्प्लॉय होती हैं, वेयर r रोज एंड n कॉलम्स, यानी कि अगर आप इसको वही रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में पढ़ें तो यानी कि j और k, j रोज एंड k कॉलम्स आपके पास फॉर्म बन जाएगी। If a basis E for x and basis B for y are given with the element of E and B arranged in some definite order, आपके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में अगर आपके पास E की सेट x की बेसिस भी गिवन है, y की बेसिस भी गिवन है, which say you are arbitrary fix, आपने इसकी कोई arbitrary ली है लेकिन वो फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने चूज किए हुए हैं उनके लिए, then the matrix TEB is uniquely determined by the linear operator T, तो आप ये मैट्रिक को बड़े आराम से यूनिकली डिटर्मिनेंटली ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, हम एग्जांपल में देखेंगे कि आप हर एक आपको ये बेसिस गिवन है कि इससे हर एलिमेंट ऑब्टेन होता है, इस तरह y का हर एलिमेंट इनसे ऑब्टेन होता है, तो आप क्या करते हैं कि वो मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह के मैं अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं ना कि आपका एक एलिमेंट इस तरह से है, T एक ऑपरेटर है T जो किसी एक्साई 1 एक्साई 2 के ऊपर ऑपरेट होता है, तो आपके पास आंसर जो है वो कुछ 3 एक्साई 1 और 4 एक्साई 2 आता है। तो आप यहाँ से मैट्रिक्स T को बड़े आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, देखें आपके पास ये मैट्रिक क्या है, एक्चुअली एक्साई यहाँ पर आपके पास वेक्टर कौन सा है, एक्साई 1 एक्साई 2 में अगर इस फॉर्म में ले लूँ, और आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आते हैं 3 एक्साई 1 और 4 एक्साई 2। हमें इसके लिए बेसिस गिवन है क्योंकि हम आराम से फाइंड कर सकते हैं कि हर एलिमेंट पहला 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4,3। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, पहला 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट कंपोनेंट, और प्लस दूसरे एलिमेंट के लिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे क्योंकि 3 एक्साई 1 प्लस 0 इज दिस 1, और सेकेंडली आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे आपके पास 4 मल्टीप्लाई करके देखें 0 टाइम एक्साई 1 इज जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड 4 टाइम एक्साई 2 इज दिस 1। तो ये आपके पास ऑपरेटर T है जो इसके ऊपर इसके ऊपर अप्लाई हुआ और आपने ये एलिमेंट अटेन कर लिया। ये सिंपल आपके पास 2x2 की एग्जांपल थी। आप 2x3 या 3x3 या 3x2 हर एक तरह के लिए डिफरेंट जो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स हैं उनको आप डिफाइन कर सकते हैं अपनी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के लिए। देखें यहाँ पे आपके पास स्पेस R2 है जिसके लिए हमने इसको अटेन किया, x की भी और y की भी, तो हमने ये इसको डिफाइन कर लिया। We say that the matrix TEB represent the operator T with respect to those bases। अब आपके पास यही वो those bases जो इसमें हैं उनको ही यूटिलाइज करते हुए हर एलिमेंट को ये अटेन कर रही है। तो आपके पास R स्क्वायर की जो बेसिस हैं उन्हीं को यहाँ पे ये म्यूचुअली इम्प्लाई करके हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को अटेन करती है। अब हम क्या करते हैं कि फर्दर
बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉलम्स वेक्टर्स, जिस तरह के अभी हमने कॉलम वेक्टर्स में देखा, एक्स टिल्डा आपके पास एक वेक्टर है जिसके अंदर xi1 xi2 अप टू xik मौजूद है, y आपके पास कोई eta1 अप टू eta j एक कॉलम वेक्टर है। वी कैन राइट 4, आपके पास 4 जो है ना मैट्रिक्स नोटेशन, ये 4 आप देखें तो 4 में क्या है, eta j इज द समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू n tau j k टाइम xik। अब xik और eta k आपके पास ये eta j xik आपके पास गिवन है वेक्टर्स की कलेक्शन, तो आप इनको लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या है, eta j इज इक्वल टू द TEB ऑफ xij, यानी कि इसको x टिल्डा भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपकी वही जो टाउ है, टाउ जो है वो यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है कि वो i j हर एलिमेंट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होता है। सिमिलरली इन 3b के अंदर भी आपके पास वो सेम वही चीज है कि जो आपके पास TEJ पे ऑपरेट होता है, दैट इज द समेशन टाउ, वो जो आप लेते हैं, यानी कि हर वो जो टाउ जो है वो j के वो रिप्रेजेंटेशन इसका कंजुगेट ट्रांसपोज सिंपल ले लें और वो 20 की हर टर्म से मल्टीप्लाई करें, देन यू विल अटेन दिस वन फ्रॉम द 3b आपके पास एक क्वेश्चन क्या है, दिस इज। तो आप यहाँ से भी TE जो है उसके करस्पॉन्डिंग हर एक मैट्रिक्स फॉर्म में BJ के साथ एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सिंपली अगर सेम वही वर्डिंग अटेन करना चाहते हैं तो यू शुड राइट हेयर TEJ, तो आपके पास यहाँ पे भी TEB ट्रांसपोज टाइम BJ के लिए आएगा हर J की वैल्यू के लिए, वेयर TE क्या है, इज अ कॉलम वेक्टर विद कंपोनेंट्स TE1 टू TEN, ये आपके पास कॉलम वेक्टर्स हैं विच आर देमसेल्फ वेक्टर्स, ये जो भी आपके पास एक वेक्टर की कलेक्शन, एंड B आर द कॉलम वेक्टर्स विद कंपोनेंट्स B1 B2 Bn, आपके पास Bn ये जो B हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दे आर द बेसिस वेक्टर्स किसके, Y के। तो आपने TEB जो हमने लिया था इसके ऊपर स्मॉल t लिखा है, दैट इज अ ट्रांसपोज ऑफ दिस, बिकॉज अब आप ट्रांसपोज इसलिए लेते हैं कि आप जब कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं हर वेक्टर को, तो जब अब आप दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत पड़ती है तो नीड टू इट्स ट्रांसपोज। देखें आपके पास अगर आप लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ट्रांसपोज लेके ही तब रोज एंड कॉलम्स मैच होंगे, तब आपके पास मल्टीप्लीकेशन जो है वो पॉसिबल होगी, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन के पर्पज के लिए हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। We sum over the k, अब whereas the sum आप इसका कर लें which is the second subscript, तो आपके पास second subscript में आपको एंट्री यहाँ पे मिल जाएगी। Now here our consideration shows that the linear operator t determines a unique matrix representation, कि हर एक एलिमेंट के लिए आपको एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिलती है। देखें x आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में कोई वेक्टर मौजूद है, यानी कि जिस तरह आप x आपने ले लिया, कोई एलिमेंट है r, हम कह सकते हैं कोई r रेस पावर n, यानी कि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, इसको हमने x का नाम दे दिया। y आपके पास एक कोई भी एलिमेंट है दैट इज r इन Rm, इसको हमने कोई y का नाम दे दिया। तो एक जो आपके पास इसकी एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन आपको मिलती है, इसकी भी एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिलती है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस लेक्चर्स। अब आपके पास यहाँ पर क्या है कि अगर आप यहाँ से यहाँ पर कोई ऑपरेटर डिफाइन करते हैं t, तो वो क्या करेगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपको एक यूनिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मिलेगी जो हर x के साथ मल्टीप्लाई होगी और आपको y की एंट्रीज जो है वो मिलती जाएंगी। हमारी कंसंट्रेशन इस मैट्रिक के ऊपर है बेसिकली, जो कि t विद रिस्पेक्ट टू द गिवन बेसिस ऑफ फॉर x, क्योंकि वही x की बेसिस को यूटिलाइज करेगा। t आपके पास हर उस बेसिस पे इम्प्लाई हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, देखें ये बड़े आराम से हमने अभी भी देखा, x आपके पास क्या है, समेशन xi j यहाँ पे, और आपके पास क्या है e j, ये आपके पास फॉर्म है। tx जब आप लेते हैं यानी कि वो जो y बनता है, तो t चूंकि लीनियर है, यहाँ पे ये भी कॉमन आ गया, ये भी क्योंकि स्केलर्स हैं, तो आपके पास t जो है वो डायरेक्टली e j पे ऑपरेट हो जाएगा। तो ये e j क्या है, ये बेसिस हैं x की, तो यहाँ पे t e j वो बेसिस y के लिए बनेंगी। और अगर आपके पास ये दोनों की स्पेस डायमेंशन सेम है, तो हम देख चुके हैं कि ये जो है आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन और ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो दोनों यूनिक होंगी अकॉर्डिंग टू दैट। और आपके पास ना ये t जो है वो भी मैट्रिक्स जो है वो e j के ऊपर आके ऑपरेट होती है, हर इसके बेसिस के एलिमेंट के ऊपर, where the vectors of each of the bases assumed to be arranged in a fixed order. Now conversely, any matrix with r rows and n columns determines a linear operator which it represents the respect of the basis
फॉर वेक्टर एक्स एंड वेक्टर स्पेस एक्स एंड वेक्टर स्पेस वाई, कि हर जो लीनियर ऑपरेटर होता है वो किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस एक्स और वाई पर इस तरह से ऑपरेट होता है कि एक्स की एंट्रीज को वाई पर लेकर आए और उसके करस्पॉन्डिंग उनकी हर बेसिस की एंट्रीज जो है उनके ऊपर डायरेक्टली ऑपरेट होता है। तो ये दोनों तरह से रिजल्ट ट्रू है, आप इनको बेसिस वाइज पढ़ें या ऑपरेटर वाइज या मैट्रिक्स वाइज पढ़ें। फर्दर लेट अस नाउ टर्न टू द लीनियर फंक्शनल्स। अब अगर हम देखें कि सपोज कि हमारी जो एक्स स्पेस है वो तो कोई वेक्टर स्पेस है, लेकिन वाई जो है वो सिर्फ आर है, या फाइनाइट डायमेंशनल के केस में या सी हम ले लेते हैं जिसको हम फंक्शनल कह चुके हैं, लीनियर फंक्शनल्स ऑन एक्स वेयर डायमेंशन ऑफ एक्स कोई फाइनाइट है एन है, एंड उसकी जो बेसिस हम ले लेते हैं E1 E2 अप टू En इज द बेसिस फॉर एक्स एज बिफोर हम स्टडी कर चुके हैं। दीज फंक्शनल्स कंस्टिट्यूट द अलजेब्राइक डुअल स्पेस एक्स स्टार ऑफ एक्स। तो आपको पता है कि हमें एक एक्स स्टार स्पेस मिल जाती है, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल जो लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं, लीनियर फंक्शनल्स होते हैं, उनको हम उनकी कलेक्शंस को एक्स स्टार से डिनोट करते हैं, जो कि अलजेब्राइक डुअल हमारे पास होते हैं। एंड ऑल्सो एज फॉलोज द प्रीवियस सेक्शंस, हम जिस तरह देख चुके हैं कि आपके पास ये क्या है, एक्स स्टार, ये एक वेक्टर स्पेस भी है, ये बाउंडेड भी है, ये लीनियर भी है, ये चीजें प्रूव कर चुके हैं। ठीक है जी। अब यहां पर हम देखते हैं कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू द एवरी सच एक्स फंक्शनल टी एंड एवरी एक्स जिसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, समेशन फ्रॉम एक्साई जे ई जे बिलोंग टू द एक्स, वी हैव एफ ऑपरेट ऑन सच एलिमेंट। अब एक्स की आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन है, तो एफ जब इस जो फंक्शनल है, स्मॉल एफ हम हमेशा फंक्शनल के लिए यूज करते हैं, तो जब इस एफ इसके ऊपर अप्लाई होगा तो आपके पास जो कि लीनियर भी है, तो लीनियरिटी की वजह से ये ई जे के ऊपर आ जाएगा, और ई जे की वजह से आपको ये क्या मिल जाएगा, समेशन फ्रॉम जे इक्वल टू 1 टू एन एक्साई जे अल्फा जे। अब एफ ई जे के ऊपर ऑपरेट होगा तो आपको अल्फा जे मिलेगा, ये मैट्रिक्स नहीं मिलेगी। उसकी वजह क्या है कि ये आपके पास ये वन डायमेंशनल यानी कि मैट्रिक्स है जिसकी सिर्फ एक ही रो है, एक रो और एक कॉलम से मल्टीप्लाई होकर आपको एक सिंगल एंट्री मिलती है, क्योंकि ये आपके पास एलिमेंट हमेशा फील्ड का होता है, आपका आर क्या या सी का, अगर वो जो भी आपके पास फंक्शनल की वाई है, वाई इस केस में हमारे पास हमेशा आर होता है, फंक्शनल का केस है। तो आप देखें आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, समेशन फ्रॉम जे इक्वल टू 1 टू एन एक्साई जे अल्फा जे। तो ये आपके पास एक पर्टिकुलर केस है ऑपरेटर का, ऑपरेटर यानी कि हर ऑपरेटर फंक्शनल जो है वो एक ऑपरेटर होता है, तो इस वजह से आप फंक्शनल के लिए ये एक पर्टिकुलर केस देख सकते हैं, जिसमें आपके पास अल्फा जे क्या है, इसके पास यही एफ ऑफ ई जे है, जो कि हर एक, देखिए यहाँ पर भी आपके पास वही फंक्शनल जो है वो हर बेसिस के एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होता है। एंड एफ हैज ए यूनिकली डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ अल्फा जे एट द एन बेसिस वेक्टर ऑफ एक्स। एन की इसकी एन बेसिस के लिए ये एक यूनिकली डिटरमाइंड आपके पास एफ की वैल्यू आपको अल्फा जे के लिए मिलती है। अब कन्वर्सली देखते हैं कि फॉर एवरी एन टपल ऑफ स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा एन आप ले लें, डिटरमाइन द लीनियर फंक्शनल ऑन एक्स बाय 5। 5 इक्वेशन आपके पास क्या है, जिस तरह के हमने यहाँ पे 5 में देखा कि आपके पास 5a और b की दो फॉर्म्स हैं कि एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स की एक रिप्रेजेंटेशन आपके पास मौजूद है, समेशन फ्रॉम एक्साई जे ई जे। ये हम फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस का अगर केस स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आपके पास यानी कि एक फाइनाइट इसकी जो है ना बेसिस एक्सिस करेंगे E1 E2 जिसको हम कहते हैं। अब हम इसको देखेंगे कि इसको हम कैनोनिकल डेल्टा भी कहते हैं, कैसे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा फोकस करते हैं इस स्टेटमेंट के ऊपर कि अल्फा 1 अप टू अल्फा n आपके पास डिटरमिन्स द लीनियर फंक्शनल गिवन इन 5। इन पर्टिकुलर लेट अस टेक द n टपल्स। आप ये कोई डिफाइन कर लें E1 E2 यानी कि 1 0 0 जिस तरह हम स्टैंडर्ड बेसिस डिफाइन करते हैं Rn के लिए, तो आपके पास ये n आपके पास टपल्स मौजूद हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको सारे वेक्टर्स जो हैं वो मिल रहे हैं, जो कि रो वेक्टर्स हैं, n रो वेक्टर्स आपके पास हैं। देन by 5 gives n functionals, तो आपके पास n फंक्शनल एग्जिस्ट करेंगे, कौन कौन से, f1 f2 f3 अप टू fn, विद f1 जो है वो हर f जो है वो e के ऊपर ऑपरेट होगा, तो देन वी ऑब्टेन डेल्टा जे के। ये डेल्टा जे के हम इसे कैनोनिकल डेल्टा कहते हैं। कैनोनिकल इसलिए कि आपके पास इसकी वैल्यू जो है ना, देखें हर i j इज नॉट इक्वल टू k के लिए 0 है, और जब j इक्वल टू k होगा उसके लिए वैल्यू 1 है, यानी कि तमाम डायगोनल एंट्री के लिए इसकी वैल्यूज 1 1 आती है आपके पास, और उसके अलावा बाकी सारी एंट्री के लिए इसकी वैल्यू 0। तो f की जो है देखें वैल्यू जब 1 के लिए लेते हैं तो j की टर्म्स के लिए आपके पास जहां पर e
ई अगर 1 होगा तो उसके लिए वैल्यू 1 होगी, बाकियों के लिए 0। F2 के लिए भी आपको ये वैल्यू मिलेगी, जहाँ पे K ये दोनों इसकी वैल्यू सेम होगी, वहां पर आपके पास एंट्री आएगी। तो ये आपको इसके लिए रिप्रेजेंटेशन एक मिल जाती है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है कि एफ के ई जे इज इक्वल टू द इस वैल्यू इज आर 0 इफ j is not equal to k and its value is equal to 1 if j equal to k। बहुत सारी जगह पे हम इसको ना डेल्टा जे के को यानी कि कैनोनिकल डेल्टा के नाम से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर अब that is fk has the value 1 at the kth basis vectors and 0 on the n-1 of all other basis vectors। बाकी तमाम जगह पर इसकी वैल्यू 0 है। डेल्टा जे के इज कॉल्ड क्रोनिकर डेल्टा, हम इसको क्रोनिकर डेल्टा के नाम से जानते हैं। और आप इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नोटेशन है जो बहुत सारी जगह पे आपको सेम मिलेगी। F1, F2 अप टू Fn इज कॉल्ड द डुअल बेसिस। ये जो आपके पास देखें बेसिस एक ऑलरेडी गिवन है, F की रिप्रेजेंटेशन से आपके पास F1, F2 जो हर एक E के ऊपर लगता है, ये आपको एक नई बेसिस मिल गई है, इनको हम डुअल बेसिस कहते हैं। डुअल बेसिस ऑफ बेसिस E1, E2, क्योंकि F जो है वो हर एक आपके पास किसके ऊपर ऑपरेट होता है, E के ऊपर। बेसिस के ऊपर जो F ऑपरेट होता है फंक्शनल, वो आपको एक डुअल बेसिस प्रोवाइड करता है। और दिस इज जस्टिफाइड बाय द फॉलोइंग थ्योरम। जिसकी फॉलोइंग जस्टिफिकेशन है जो अभी हम देखने जा रहे हैं, वो क्या है? डायमेंशन फॉर द डुअल स्पेस x, लेट x बी ए फाइनाइट डायमेंशनल n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और E1 अप टू En ये आपके पास एक सेट En जो है इसकी बेसिस हैं इस सेट X की, यानी कि इसके हर एलिमेंट जो है वो E1, E2 की यूनिक रिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन होते हैं। देन द सेट F which have the dual basis F1, F2, F3 up to Fn given by 6, जो कि आपके पास इसे क्वेश्चन नंबर 6 में मौजूद हैं, ये वाले जो कि हर E के ऊपर ऑपरेट होते हैं और आपके पास वैल्यू 0, 1 की फॉर्म में आती है। यानी कि ये जो आपके पास एक स्टैंडर्ड बेसिस हैं इज द बेसिस, यानी कि जिसे हम डुअल बेसिस कह चुके हैं, इज अ बेसिस फॉर अलजेब्राइक डुअल स्पेस X स्टार। ये आपके पास वो यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ऑपरेटर्स की जो कलेक्शन है उसकी बेसिस प्रोवाइड करती हैं ऑफ X, यानी कि X स्टार आर द डुअल अलजेब्राइक डुअल बेस डुअल जो है अलजेब्राइक डुअल स्पेस है फॉर X की। और इनकी डायमेंशन क्या है? इस X स्टार की डायमेंशन भी सेम होगी जो कि डायमेंशन ऑफ X की होगी। दोनों की डायमेंशन हमारे पास सेम होगी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी आपके पास जितने टपल्स यहाँ पे मौजूद हैं उतने ही टपल यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं एन X जो है वो आपके पास n डायमेंशनल है, तो इसकी बेसिस के n आपके पास एलिमेंट हैं, हमेशा n ही होंगे, n से ना कम ना n से ज्यादा, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट E के अंदर। और यहाँ पर हमेशा F के भी अंदर आपके पास n एलिमेंट ही होंगे हमेशा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन X की जो है वो भी X स्टार की भी X है, अगर आपके पास डायमेंशन X की जो है वो n है, फाइनाइट है, और दोनों की डायमेंशन भी सेम होगी। अब हम इसका प्रूफ स्टडी करें तो हमारे पास गिवन क्या है? X एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और E उसकी जो है वो बेसिस हैं। सिंस F इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, F आपके पास क्या है? बेसिस हैं, तो बेसिस के एलिमेंट्स हमेशा जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। आपके पास अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन इक्वल टू 0 है तो उस केस में क्या होगा? तमाम बीटा के इक्वल टू 0 होंगे। वेयर X इक्वल टू EJ, आप यहाँ पे EJ है, F जो है हमेशा EJ के ऊपर ऑपरेट होगा। E क्या है? बेसिस हैं सेट X की। तो आप यहाँ पर देखते हैं दिस गिव्स एस कि आपके पास ये जो समेशन है X जो है वो EJ के ऊपर ऑपरेट होता है, तो F की हम रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं कि F J के क्या है? डेट इज कैनोनिकल डेल्टा, कि आपके पास इसकी वैल्यू 0 होगी अगर J इज नॉट इक्वल टू K, और अगर आपके पास यहाँ पर डेल्टा JK की वैल्यू 0 है इफ J इज नॉट इक्वल टू K एंड इट्स वैल्यू इक्वल टू 1 इफ J इक्वल टू K। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है ना कैनोनिकल डेल्टा की हमेशा। तो इसकी एंट्रीज इस फॉर्म में हमारे पास हैं। और बीटा क्या है? देखें रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की वजह से अगर कोई भी चीज इक्वल टू 0 होगी तो दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा कि बीटा K इक्वल टू 0 फॉर ऑल K, तमाम K जो भी आपके पास है ना, K बिलोंग टू द सेट, आपके पास कोई भी सेट है 1 2 अप टू n तक आप जो भी एलिमेंट ले रहे हैं, इन तमाम के लिए इस जो जितने भी बीटाज हैं वो 0 होंगे। तो यहाँ पर भी आपके पास जो भी बीटा केज हैं, आप K इक्वल टू 1 to n जितने भी ले रहे हैं उन तमाम के लिए इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 0 आएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपके पास 0 आ गया, और देन वी अटेन, यहाँ से हम अटेन कर लेंगे फॉर ऑल बीटा K इन 7 आर जीरोज,
we show that for every x belong to the dual space x star can be represented as a linear combination of the elements of fk in a unique way. हम इसकी यूनिक वे में वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं. अब देखें हुआ क्या कि ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन की वजह से हर b के 0 है. यहां पर आप कैनोनिकल डेल्टा की फॉर्म लेते हैं तो ये j और k जब सेम होगा तब उसके लिए एंट्री सिर्फ एग्जिस्ट करेगी. तो यहाँ पे आपके पास जो भी j या k एंट्रीज आई उनकी वैल्यू 0 है अकॉर्डिंग टू दिस. तो इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन इक्वल टू 0 है. तो इसका मतलब क्या है, दिस बेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू द फॉर्म ऑफ यूनिकली, क्योंकि तमाम बीटा 0 हैं उसके केस के लिए ये सिर्फ 0 हो आपके पास अटेन होगा. और वी कंक्लूड दैट के which shows that for every x belong to the dual space, algebraic dual space of x, that is x star, can be represented as a linear combination of the element of f. यानी कि f की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर लिया इन अ यूनिक वे, क्योंकि आपके पास अल्फा की जो आपके पास सेकंड जो स्केलर्स हैं वो सेम हैं. यहाँ पर देखें ये जो आपके पास बीटा केस हैं ये सेम हैं और बीटा के जो हैं वो यूनिक ही हैं. कोई और बीटा के आपके पास या xi के एग्जिस्ट नहीं करेंगे इसके अलावा. By 5, if we write f of x equal to the summation from j equal to 1 to n xi j alpha j for every x. On the other hand, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर इंस्टेंस हेयर के एफ के जो है वो क्या है, ई जे की फॉर्म में कलेक्शन है. तो आपके पास ये जो ई जे की फॉर्म की जो कलेक्शन है वो आपको क्या देती है यहाँ से कि एफ जे जो है वो एक्स पे ऑपरेट होता है और एक्स जो है वो जो है उसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन है E1 अप टू EN की फॉर्म में ना. इसके लिए आपके पास xi1 अप टू xi n एग्जिस्ट करेंगे. और f की फॉर्म की वजह से कि ये सिर्फ उस वैल्यू पर आपको xi वैल्यू देगा. ये क्या है 1 0 0 0 1 0 और आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे जब भी इन एलिमेंट के साथ, देन यू गेट ओनली द xi j जो कि आपके पास एक रियल नंबर होगा, क्योंकि आपके पास हर फंक्शनल जो है ना एक जो है वो रियल नंबर है. तो हर f के लिए आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी. टुगेदरली वी कैन राइट f ऑफ x इक्वल टू, अगर आप यहाँ पर ही f ऑफ एक्स जे की वैल्यू को प्लग इन कर दें तो वो xi j जो है इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं बाय f ऑफ x यहाँ से. तो वी अटेन दैट के एक्चुअली द f ऑफ x इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू n अल्फा j f j ऑफ x, कि ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है इन द टर्म्स ऑफ फंक्शनल्स. फंक्शनल में स्टडी करना जरा आसान है क्योंकि आपके पास राइट साइड पे जो एलिमेंट आता है वो एक रियल नंबर आता है. Hence, the unique representation of the arbitrary linear functional f on x in terms of a functional f1, f2 up to fn is f is equal to the alpha 1 f1 plus alpha 2 f2 plus up to so on alpha n fn. यानी कि वो f जो ऑपरेट होता है उसके करस्पॉन्डिंगली f की जितनी भी टर्म्स हैं वो जो उसकी जितनी भी बेसिस के एलिमेंट है हर एक यूनिकली हर एक पे टपल वाइज जो है वो अप्लाई होता है. यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके पास देखें, मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं कि f आपके पास ऑपरेटर इस तरह से है, यानी कि x y पे ऑपरेट होता है तो वो 2x और 3y इस तरह से आता है. तो यहाँ पर देखें कि ये f जो है one can say that f1 of x equal to the 2x and f2 of y equal to the 3y. ये आपके पास ये फॉर्म है. और f जब आप किसी भी x y पे अप्लाई करते हैं इसका मतलब क्या है कि आपके पास यहां पर जो एप्लीकेशन हो रही है वो किसकी हो रही है, f1 जो है वो x पर ऑपरेट होता है, f2 इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो y पर ऑपरेट होता है. तो आपके पास ये दैट इज द रिप्रेजेंटेशन. अगर आप बेसिस की फॉर्म में लिखें तो यही एलिमेंट आपके पास वन कैन राइट हियर दैट कि आप क्या क्या इसमें से कॉमन ले सकते हैं, किस तरह एलिमेंट्स को पिकअप कर सकते हैं. वी कैन अटेन एलिमेंट डायरेक्टली. तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली इस फॉर्म में. और अगर आप इसी को फंक्शनल की सेंस में पढ़ें तो फंक्शनल के सेंस में क्या होगा, सपोज दैट के f आपके पास ये दूसरा यानी कि मैं डिफरेंट एग्जांपल ले रहा हूँ, x y ले रहे हैं तो आपके पास आंसर एक फंक्शनल आ रहा है 2x प्लस 3y की फॉर्म में. तो अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास दो फंक्शनल यूज हो रहे हैं इसके करस्पॉन्डिंगली भी. वो कैसे कि f जब भी x y पे ऑपरेट होता है तो आपके पास आंसर जो है ना वो 2 एक f यानी कि यहाँ पे मैं 2 तो ना कहूँ, सपोज जस्ट ये कहता हूँ कि f जो है वो f1 x पे अप्लाई होता है प्लस f2 जो है वो y पे ऑपरेट होता है, वेयर f1 किसी भी x पर लगे तो आपके पास जवाब 2x आता है. और f2 जो है
किसी भी y के ऊपर ऑपरेट हो तो आपके पास आंसर 3y आता है। तो ये आप देख लें, इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन आपको इस फॉर्म में मिल रही है फंक्शनल के केस के लिए। To prepare for an interesting application of this theorem, we first prove the following lemma. This is sometimes called the zero vector lemma. What this lemma states: let X be a finite dimensional vector space and let X not be an element of set X which has the property that f of X not equal to 0 for all f belong to the dual space X star, algebraic dual space X star, then X not must be 0। कि आपके पास X की ये प्रॉपर्टी है कि आप कोई भी उसके ऊपर ऑपरेटर लगाएं, कोई भी बाउंडेड उसके ऊपर जो है कोई भी फंक्शनल लगाएं, लीनियर फंक्शनल इसके ऊपर ऑपरेट करें तो आंसर 0 आता है। तो क्या होगा, X नॉट मस्ट बी इक्वल टू द 0 इन ए फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। तो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि हर एलिमेंट के लिए बेसिस एग्जिस्ट करती हैं, कि हर एलिमेंट उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से अटेन होता है। तो सपोज कि आपके पास n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और n उसकी e1 टू en उसकी बेसिस हैं फॉर सेट x की, तो x नॉट की भी एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी कि आप उसी के लीनियर कॉम्बिनेशन इनको अटेन कर सकते हैं यहाँ पर बाय द 5 कि हर फंक्शनल जो है वो अपनी एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन रखता है। जब आप इसके ऊपर f अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी, समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू n xi नॉट j टाइम अल्फा j। आपको यहाँ पे अल्फा j मिल जाएगा। यहाँ पे अल्फा j क्या होगा आपके पास, दिस अल्फा, यानी कि मैं यहाँ पे आपके से कहूँ कि अल्फा j इज एक्चुअली इक्वल टू द f ऑफ e j। ये आपके पास वही होगा जो इसके ऊपर ऑपरेट होकर ऑब्टेन होगा बाय assumptions दिस इज 0। ये आपके पास 0 है फॉर एवरी f belong to the x star, that is for every choice of this alpha 1 alpha 2 up to alpha n, hence all the xi 0 to j must be 0। ये आपके पास तमाम के तमाम इसके लिए 0 एग्जिस्ट करेंगे। क्यों, देखें हम कहते हैं कि ये आपके पास गिवन है कि हर x नॉट के लिए इसकी वैल्यू 0 है। अब x नॉट के लिए आपके पास ये वैल्यू 0 आ गई तो इसका क्या मतलब है कि ये सारा का सारा समेशन 0 है फॉर एवरी अल्फा j जो है ना। अब ये टर्म तो आपके पास 0 है ही नहीं है, अल्फा j 0 तो नहीं है। व्हाट आर द रेस्ट थिंग विच आर 0, दैट इज दिस ऑल जीरोस, कि आपके पास ये xi नॉट j जो है वो हमेशा 0 होंगी। कोई भी आप यहाँ पे f ले रहे हैं जो f तो यहाँ पे आके अप्लाई हो जाता है, तो ये इसका 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास सिर्फ xi j ही 0 होगा। तो xi j मस्ट बी 0। xi j का 0 होना क्या शो करता है, xi j कहाँ पे आपके पास 0 होता है, xi j का मतलब क्या है कि आपके पास ये 0 टाइम्स e1 प्लस 0 टाइम्स e2, यानी कि xi क्या है, ये सारे के सारे 0 j टर्म्स के लिए होंगे, प्लस अप टू सो ऑन 0 टाइम्स e दिस, तो विच इज 0 के साथ हर एंट्री को मल्टीप्लाई करें, देन अटेन 0 प्लस अप टू 0 एंड हिंस वी अटेन द 0 वेक्टर। तो आपका ये x नॉट जो है दैट मस्ट बी द 0 वी अटेन्ड। तो रिजल्ट आपके पास इस तरह से फॉलो हो जाता है। Further, using this lemma, we can see another important property, that is के the algebraic reflexivity property, कि आपके पास a finite dimensional vector space is algebraically reflexive। अब हम इससे पहले कैनोनिकल मैप को डिस्कस कर चुके हैं। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक मैप C डिफाइन की थी, ये C मैप जो X से X डबल स्टार पर मैप होती है, और हम कहते हैं ये मैप हमारी जो है वो इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। आपके पास ये ऐसी मैप थी जिसको हमने लीनियर भी प्रूव कर चुके हैं, दिस सी इज अ लीनियर मैप। और आपके पास ये बाउंडेड भी, हम इसकी बाउंडेडनेस के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हमने लिनियरिटी इसकी प्रूव की और आल्सो शो किया कि ये मैप आपके पास जो है इज अ इंजेक्टिव मैप। लेकिन ये जो है इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो सी मैप है, आप जब भी इसकी जो है ना ये सी मैप की जो रेंज लेते हैं, रेंज ऑफ दिस मैप सी, दैट इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ, ये आपके पास एक्स डबल स्टार का सबसेट होती है, दैट इज अ सब स्पेस ऑफ एक्स डबल स्टार। बट इन अ केस अगर ये इसकी इक्वल आ जाए तो आपके पास आपके पास एफ ऑफ सी इक्वल हो जाती है एक्स डबल स्टार के, तो हम कहते हैं कि हमारी अलजेब्राइक जो स्पेस है, दिस स्पेस एक्स इज अलजेब्राइकली रिफ्लेक्सिव। ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी प्रीवियस लेसन में डिस्कस कर चुके हैं कि इफ रेंज ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स डबल स्टार। ये कब होती है, जब आपकी मैप जो है 1 1 और ऑन 2 भी हो।
जो मैप सी जो है वो 1 1 और ऑन टू बी हो। ये इंजेक्टिव तो होती ही है। अब हम देखते हैं कि कब आपके पास अलजेब्राइकली रिफ्लेक्सिव होती है। तो यहाँ पे रिजल्ट ये है कि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में ये खूबी है कि ये मैप आपकी ऑन टू बी होती है, 1 1 भी होती है, ऑन टू भी होती है, तो हिंस इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और 1 1 और ऑन टू होती है तो उस केस में रेंज ऑफ सी जो होगी वो एक्स डबल स्टार के इक्वल हो जाएगी। एंड जब भी रेंज ऑफ सी जो है एक्स डबल स्टार की इक्वल होती है तो हम कहते हैं हमारी जो स्पेस एक्स है इट इज अलजेब्राइकली रिफ्लेक्सिव टू द एक्स डबल स्टार। तो अब हम इसे शो करने जा रहे हैं कि रेंज ऑफ सी जो है वो एक्स डबल स्टार की इक्वल है। कैनोनिकल मैप सी जो है वो आपकी हमेशा एक्स से एक्स डबल स्टार के ऊपर एक मैप होती है कंसिडर्ड इन द प्रीवियस सेक्शन, जिस तरह हम प्रीवियसली पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि कैसे ये ऑपरेट होती है और इट्स अ लीनियर मैप। तो सी एक्स नॉट किसी भी जीरो पर ऑपरेट होती है। दिस मीन दैट कि जीरो पर कब ऑपरेट होती है, सी जीरो पर हमेशा ऑपरेट हो तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, दैट मीन दैट कि इसके लिए आपके पास एक फंक्शन फॉर ऑल एफ बिलोंग टू द एक्स स्टार वी हैव सी एक्स नॉट ऑफ एफ इज इक्वल टू जी एक्स नॉट ऑफ एफ, जिसकी डेफिनेशन है, और दैट इज एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ एक्स नॉट के ऊपर अप्लाई होगा। एफ जब एक्स नॉट के ऊपर अप्लाई होता है तो आपके पास आंसर जीरो आता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि सी एफ ऑफ एक्स नॉट जीरो है, तो इसका मतलब है ये चीज इक्वल टू जीरो है। एफ आपके पास क्या है, लीनियर फंक्शन, ये चीज यानी कि आप इसको जीरो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो जीरो इक्वल टू दिस, यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। अब लीनियर फंक्शनल है एफ ऑफ एक्स नॉट जो इसको जीरो पर मैप कर रहा है, और बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस कि लीनियर फंक्शनल क्या करता है, हमेशा जीरो को ही जीरो पर मैप करता है। और एक और खूबसूरत बात कि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में अगर कोई भी फंक्शन किसी भी एलिमेंट को जीरो पर, हमेशा जीरो को जीरो पर मैप करे, या जिस एलिमेंट को फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस पर आपके पास अगर कोई एलिमेंट, कोई भी फंक्शन एक पॉइंट को जीरो पर मैप करता है, आर्बिट्रेरी पॉइंट को, और वो पॉइंट आपके पास इसके करस्पॉन्डिंग जीरो निकल आता है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास एफ इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। और एफ इनवर्स कब तब ही एग्जिस्ट करता है जब आपके पास ये फंक्शन जो है 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो यहाँ पर इससे क्या मिलता है आपको कि सी जो है वो एक्स नॉट जीरो पर मैप कर, एक्स नॉट को जो है वो जीरो पर मैप करता है, इंप्लाइज कि एक्स नॉट ही जीरो है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो है वो सी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जब सी इनवर्स एग्जिस्ट करता है इट फॉलोज दैट द थ्योरम के वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में, जो आपके पास अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट को जीरो पर मैप करता है तो वो पॉइंट हमेशा जीरो होगा। इट्स मीन दैट के सच द इनवर्स ऑफ दिस मैपिंग सी एग्जिस्ट, आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है कि आपके पास ये मैपिंग सी जो है वो 1 1 भी होती है और ऑन टू भी होती है, एंड हिंस इट फॉलोज दैट दिस मैपिंग हैज द इनवर्स। एंड फर्दर एफ इनवर्स, सी इनवर्स क्या करती है, ये रेंज ऑफ सी को एक्स पर मैप करती है, वेयर रेंज ऑफ सी इज द रेंज ऑफ सी क्या है आपके पास, ये ऑलरेडी द रेंज ऑफ सी है जिसको हम आर ऑफ सी से डिनोट कर रहे हैं। वी ऑल्सो हैव डायमेंशन, अब देख सकते हैं यहाँ पे कि डायमेंशन रेंज ऑफ सी की और डायमेंशन इसकी दोनों की सेम होती है बाय द थ्योरम व्हिच वी ऑलरेडी स्टेट के आपके पास जो इनवर्स की जो डुअल स्पेस में जितने भी एलिमेंट आते हैं उनकी डायमेंशन और इनकी डायमेंशन सेम होती है। प्रीवियस थ्योरम हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो हिंस वी कैन से दैट कि दोनों की डायमेंशन आपके पास सेम है। नाउ बाय द थ्योरम के आपके पास इसी थ्योरम के करस्पॉन्डिंग एक्स डबल स्टार की जो है डायमेंशन देखें तो वो, अब देखें यहां पर आपके पास क्या प्रूव हो गया कि रेंज ऑफ सी ही इक्वल टू आपके पास क्या है, रेंज ऑफ सी इक्वल टू द एक्स डबल स्टार, क्योंकि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब आपके पास ये इसकी इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये स्पेस जो है वो अलजेब्राइकली रिफ्लेक्सिव है, एक्स स्पेस एक्स से एक्स स्टार जो है वो एग्जिस्ट करती है अलजेब्राइकली रिफ्लेक्सिविटी। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम कि x की डायमेंशन n है तो इससे x स्टार की डायमेंशन भी n होगी और x स्टार से x डबल स्टार की डायमेंशन भी n होगी, क्योंकि 1 1 और ऑन टू यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये हमेशा इसके इक्वल तो है ही है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस थ्योरम। और यहाँ से हम ये भी रिलेशन ऑब्टेन कर लेते हैं कि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में तीनों की डायमेंशन सेम होगी, x की, x स्टार की और x डबल स्टार की भी डायमेंशन सेम होगी। टुगेदर विद दिस वी ऑब्टेन कि आपके पास रेंज ऑफ सी जो है वो एक्स डबल स्टार की इक्वल है, बिकॉज रेंज ऑफ सी वेक्टर स्पेसेस की कलेक्शन है जिसके अंदर डायमेंशन आपके पास इक्वल आ रही है, और इनवर्स एग्जिस्ट होने की वजह से आपके पास ये जो है वो चीज जो प्रूव होगी। और आपके पास क्या कंक्लूजन ऑब्टेन हुआ, दिस प्रूव्स दैट अलजेब्राइकली रिफ्लेक्सिविटी, कि आपके पास जो भी सी मैप होती है
ये कैनोनिकल मैप ये आपके पास शो करती है एल्जेब्राइक रिफ्लेक्सिविटी इन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस, कि आपके पास x अगर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है और ये सी मैपिंग एग्जिस्ट करती है x डबल स्टार, तो ये जो आपके पास होगी स्पेस ये एल्जेब्राइकली रिफ्लेक्सिव होगी टू द x डबल स्टार के। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने आज देखी। इसके साथ ही हम कुछ इसकी एग्जांपल्स या कुछ इससे रिलेटेड रिजल्ट्स को भी स्टडी कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस के डिटरमिन द नल स्पेस ऑफ द ऑपरेटर t, इस ऑपरेटर t की आप नल स्पेस डिफाइन करें। यहाँ पे आपके पास ऑपरेटर t क्या करता है, आपके पास t जो है देखें ये ऑपरेटर है 1 3 2 -2 1 0। ये ऑपरेटर किसी भी यानी कि x y z पर ऑपरेट होता है और आपके पास जो आपको ना आर स्क्वायर का एलिमेंट आता है, आर स्क्वायर का एलिमेंट सपोज के आपके पास ना किस तरह का एलिमेंट आता है, यहाँ से आप डायरेक्टली भी अटेन कर सकते हैं, यानी कि x प्लस 3y प्लस z, ये ऊपर वाला एलिमेंट आ गया जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, और दूसरा एलिमेंट आपके पास क्या आता है दैट इज -x प्लस 1 प्लस y, ये आपके पास सेकंड एलिमेंट आ गया। तो हर मैट्रिक्स इस एलिमेंट को आर स्क्वायर पर इस तरह से मैप करती है। इसकी बेसिस क्या होंगी, बेसिस के लिए आपके पास क्या होता है कि वो एलिमेंट आप इन तमाम एक्स वाई को बताएं कि ये एलिमेंट आपके पास ना इसको 0 पर मैप करें, 0 पर 0 0। तो आप इसके लिए इसका देखें तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0 एंड फर्दर -x प्लस y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की दो इक्वेशंस हैं तो आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। आप इन इक्वेशंस को देखें, नल स्पेस में वो तमाम ऐसे x आते हैं जिनका इमेज 0 होता है, ऐसे तमाम x, तो y आप तमाम ऐसे एलिमेंट्स जो ऑब्टेन कर लें तो वो आपको एक जो है ना इसके लिए क्या करेंगे नल स्पेस दे देंगे। तो आप इस सिस्टम को सॉल्व करके बड़े आराम से आप इसके लिए इनका सोल्यूशन जो है वो अटेन कर सकते हैं। तो जब भी हम इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे हमारे पास जो है ना वैल्यूज जो आएंगी, जो भी सोल्यूशन सेट आएगा x y z के लिए जिसको 0 पर मैप करेगा, वो एक इस तरह की चॉइस होगी कि अल्फा समवन कैन से दैट इट्स अबाउट द 2 टाइम्स अल्फा, और साथ इसी तरह आपके पास ना 4 टाइम्स अल्फा एंड फर्दर द -7 टाइम्स अल्फा। ये आपके पास एक सोल्यूशन इस तरह का आएगा फॉर ऑल अल्फा जो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि अल्फा कोई भी आप स्केलर ले लें आर का एलिमेंट, उन तमाम के लिए ऐसी चॉइस आएंगी कि आप यहाँ पे प्लग इन इनके ऊपर आप ऑपरेट कराएं तो आपके पास आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाले एलिमेंट जब भी आप इसमें इस मैट्रिक्स में पुट करेंगे योर आंसर इज 0। तो ये आपके पास क्या है, एक सेट दे रही है, एक पूरी स्पेस दे रही है, दैट इज अ नल स्पेस। तो आपके पास वन कैन से दैट के नल स्पेस ऑफ दिस ऑपरेटर t, इस केस में आपके पास क्या होगा, ऐसी तमाम एलिमेंट्स यानी कि 2 अल्फा 4 अल्फा एंड फर्दर -7 अल्फा, जिसमें अल्फा इज एनी एलिमेंट बिलोंग टू द आर। ये आपके पास एक इसकी जो है वो नल स्पेस है। देखिए नल स्पेस भी है क्योंकि 0 भी इसमें मौजूद है, 2 एलिमेंट का सामने वो भी इसमें मौजूद है, और स्केलर मल्टीप्लाई करें कोई भी तो वो भी इसमें मौजूद है। नाउ फर्दर द t इज अ मैपिंग फ्रॉम R3 टू R3 आपके पास है, ऐसे कि हर xi1 xi2 xi3 को इस तरह से मैप करती है, यानी कि t आपके पास ऑपरेट होती है यहाँ पे xi1 xi2 xi3, आप 3 एलिमेंट ले लें R3 में, तो आपके पास जो आंसर आते हैं ये कुछ इस तरह की फॉर्म में आते हैं। फॉर इंस्टेंस के द एलिमेंट्स आर xi1 xi2 xi1 xi2 -xi1 -xi2, ये आपके पास इसका इमेज आपके पास आ रहा है। और एक्चुअली अगर आप मैपिंग देखें तो यहाँ पे कौन सी ऐसी मैप है जो इसको इस तरह से फॉर्म में ट्रांसमिट कर रही है, xi1 xi2 और xi3 को। आप गौर करें तो आपके पास इसकी फर्स्ट एंट्री 0 होगी, सेकेंडली 0 0, यहाँ पे 0 1 0, ये आप देखें ये जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कर रहा हूँ और आपके सामने एंट्रीज आती जा रही हैं। फर्दर हेयर वी हैव दी -1 -1 और लास्ट एंट्री 0, क्योंकि ये आपके पास xi2 है, तो ये इसके ऊपर ऑपरेट होती है, तो देन यू कैन गेट द सेम कंक्लूजन। तो इस तरह आपके पास एक मैट्रिक ऑपरेटर जो है वो t इसके ऊपर लग रहा है। हेयर व्हाट अबाउट द फाइंड द रेंज ऑफ t, इसकी रेंज क्या आ रही है। आप देखें इस रेंज के अंदर तमाम ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो आपके पास इस फॉर्म के हैं, तो हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ t में ऐसे आपके पास कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं,
एक्स वाई आपके पास जो भी लें, यहाँ पे पास उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ना माइनस एक्स माइनस वाई इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, जो इसके यानी कि इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन से इसकी लास्ट एलिमेंट जो है वो अटेन हो रही है आपके पास, दैट इज सम माइनस साइन। ठीक है, तो आपके पास ये रेंज ऑफ टी के कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर। एंड फर्दर मोर नल स्पेस ऑफ टी, इसकी नल स्पेस ऑफ टी क्या होगी, कौन से ऐसे एलिमेंट आप इसमें प्लग इन करेंगे तो आपके पास आंसर हमेशा से जीरो आएगा। तो ये देखना भी बड़ा आसान है नहायत कि आप यहाँ पर देखें कब आपके पास यानी कि ये इमेज जो है ना आपके पास आंसर कब 0 0 आ सकता है। थर्ड वन के लिए मैं देखूं कि मेरे पास एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई 3 ये वेक्टर जो है यहाँ पे माइनस एक्साई 1 और माइनस एक्साई 2 ये कब इक्वल टू मेरे पास होगा 0 0 0 इमेज। कौन से ऐसे एक्साई हैं कि मैं यहाँ पे प्लग इन करूं, तो उसके लिए आप देखें एक्साई 1 भी 0 एक्साई 2 भी 0, लेकिन एक्साई 3 आपके पास कोई भी पुट करें तो वो इससे सेटिस्फाई हो जाता है। तो वन कैन अटेन दैट द रिजल्ट नल स्पेस ऑफ टी आपके पास एक्चुअली यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स, यहाँ पे आप ले लें यानी कि एक्साई भी 0 होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट भी 0, सेकंड भी 0 और तीसरा आपके पास यहाँ पे कोई भी आपके पास ना आप z वैल्यू पुट करें वेयर z इज बिलोंग टू द r। अब ये एलिमेंट आप यहाँ पे प्लग इन करके देखें 0 0 विद दिस, देन यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर दैट इज द 0। तो आपके पास ये 0 0 होने का क्या मतलब है, अगर ये भी आप 0 प्लग इन करेंगे, ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड गिव्स अस के इन दोनों का डिफरेंस भी इक्वल टू 0 होगा। तो आप यहाँ पर कोई भी इस तरह की वैल्यू प्लग इन कर दें तो आपके पास आंसर क्या आएगा। देखिए मैं अगर यहाँ पे प्लग इन करता हूँ इसमें, यहाँ पे एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई 3 तो कहीं पे ऑपरेट ही नहीं हो रहा, तो आपके पास आंसर हमेशा 0 आएगा इन ऐसे तमाम एलिमेंट्स के लिए। तो दैट इज द नल स्पेस ऑफ सच मैप। इन क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पर देखते हैं कि F1 F2 F3 बी द डुअल बेसिस फॉर E1 E2 ऑफ R3 वेयर E1 E2 E3 ये हैं। फाइंड F1 F2 F3 ये आप तमाम के लिए फाइंड करें। तो F1 क्या होता है, आपके पास वो हर एक जिस तरह एलिमेंट जो है इसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, F1 जब भी 1 0 0 पर लगेगा तो एक्चुअली इसका क्या मतलब है, F आपके पास जो है ना वो ऑपरेट होता है E1 के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर एम्प्लॉय होते वक्त आपके पास एक इसकी रिप्रेजेंटेशन E1 की फॉर्म में आ जाएगी और E1 में आपके पास यानी कि जो एंट्री आपको मिलती है वो आपको यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज समथिंग कि आप E1 की वैल्यू अगर कंपेयर करके E1 टाइम F अटेन करें तो उसके मुताबिक आपके जो भी स्केलर्स होंगे वो अटेन आप कर लेंगे और आपके पास F1 की जो फाइनल वर्जन फॉर्म है वो आप इसमें अटेन कर लेंगे। इसी तरह F2 की भी और F3 की भी आपके पास रिप्रेजेंटेशंस जो है वो मिल जाती हैं इस तरीके से हमें। अगर प्रॉब्लम नंबर 5 में हम कहते हैं इफ F इज अ लीनियर फंक्शनल on n-dimensional vector space, what dimensional can be the null space of this V have? इसकी null space की dimension क्या होनी चाहिए अगर कोई भी finite dimensional vector space है। अब देखें आपके पास finite dimensional vector space आपके पास यानी कि अगर मैं प्रॉब्लम इस तरह से लिखूं, इसमें x आपके पास एक n dimensional space है और t आपके पास एक ऑपरेट करता है x से y के ऊपर, इसको लेके जाता है इस सेट को, t जो है वो x से y पर आता है, एक मैट्रिक्स आपके पास रिप्रेजेंटेशन है। तो इसकी जो है नल स्पेस की जो डायमेंशन है, नल स्पेस ऑफ t, इसकी आपके पास डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, व्हाट अबाउट द डायमेंशन ऑफ दिस। अब इस स्पेस की डायमेंशन अगर हमारे पास देखें n इसके अंदर एलिमेंट हैं तो इसकी डायमेंशन आपके पास n होगी और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि इसके एलिमेंट जो है ना वो दूसरे पॉइंट से भी डायरेक्टली ऑब्टेन हो सकते हैं। ऑन द अदर वे वन कैन राइट हेयर दैट n-1 इज ओके, बट हेयर वी कैन फिक्स आवर रिजल्ट दैट द डायमेंशन ऑफ दिस नल स्पेस इज एक्चुअली द n डायमेंशनल, कि n डायमेंशनल एलिमेंट ही आप इसमें प्लग इन करेंगे तब जाके आपके पास एलिमेंट जो है वो 0 आएंगे। तो आप आज के लेसन में हमने फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस और फाइनाइट डायमेंशनल जो लीनियर ऑपरेटर्स हैं उनको स्टडी किया, उनकी प्रॉपर्टीज देखी और हमने ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।